Dear students, next the topic is essential safety protocol, patients identification. इस पहले के लेक्चर में आपको आइडिया होगा कि हम लोगों ने जो मेन हमारा टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ सेफ्टी इन हेल्थ केयर में. नेक्स्ट दिस स्लाइड इज एसेंशियल सेफ्टी प्रोटोकॉल पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन. क्यों ये मैटर करता है? Wrong patient's error can lead to serious harm, including wrong site surgery, medication errors, blood transfusion reactions, and diagnostic testing mistakes. Proper patient identification is a critical first step in every patient interactions. आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में काम करेंगे, आप अपने डिपार्टमेंट में भी रहेंगे, तो वेरियस टाइप ऑफ पेशेंट्स और वेरियस डिपार्टमेंट में रहते हैं. तो इसलिए ये कंफर्म करना, जब आपको कोई चीज़ एलोकेट की जाती है तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि एग्जैक्टली हमें जिस पेशेंट के लिए काम सौंपा गया है ये यही है कि कोई दूसरा तो नहीं है. तो इसलिए मल्टीपल लेवल्स पे हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो. ठीक है. तो अगर रॉन्ग पेशेंट होगा तो उसकी वजह से कई सारी चीज़ें हो सकती हैं. रॉन्ग साइड सर्जरी, कभी सर्जरी उसकी गलत जगह पे हो सकती है, मेडिकेशन का एरर हो सकता है, या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मिस्टेक हो सकती है. तो इस तरीके से पेशेंट का असेसमेंट और कंफर्मेशन बेहद जरूरी है. नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन रूल्स में एक्सेप्टेबल आइडेंटिफिकेशन ऑलवेज यूज्ड टू पेशेंट आइडेंटिफायर्स. उस पेशेंट को पहचानने के लिए दो लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हो कि जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में काम करने जा रहे हैं, ये वही है. ऐसा ना हो कि एक ने कह दिया हाँ साहब यही है, नाम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, एज सेक्स मिल गया, लेकिन कुछ माइन्यूट चेंजेस था कि ये काम इनका नहीं, सेम नाम का दूसरा पेशेंट इस डिपार्टमेंट. काम उसके लिए होना था लेकिन हमसे गलती. या सोचिए अगल बगल ही 2 पेशेंट एक नाम के हो, सिर्फ थोड़ी सी कोई चेंजेस हो, उसमें ही चेंज हो जाए, तो वो चीज़ का ध्यान. ऑलवेज यूज टू देन एक्सेप्टेबल आइडेंटिफायर्स, पेशेंट का फुल नेम और लास्ट नेम देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर और फोटोग्राफ व्हेन अवेलेबल. तो ये इस तरीके से नॉट एक्सेप्टेबल. क्या नहीं एक्सेप्टेबल होगा? रूम नंबर मान लो एक ही रूम नंबर है, या बेड लोकेशन तो कह लिया कि नहीं यही है, लेकिन नहीं, आपको ये चीज़ें जरूर असेस करनी होगी. व्हेन टू वेरीफाई आइडेंटिटी, कब चेक करेंगे आइडेंटिफाई? बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, जब कोई मेडिकेशन दे रहे होता, बिफोर ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन, बिफोर कलेक्टिंग स्पेसिमेंस, बिफोर एनी प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग. कभी अक्सर क्या होता है कुछ डिपार्टमेंट्स में, कभी जब बहुत सारे वैरायटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं अलग अलग आईसीयू में, तो अक्सर ये होता है कि पेशेंट ये वाला ले जाना था जांच के लिए लेकिन दूसरा लेके आ तो फिर वो स्थिति होती है कि वो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है. तो ये भी असेस कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि आपने वार्ड बॉय को मेंशन कर दिया, वो लेके जा रहा है. अब उसकी अगर असेसमेंट में थोड़ी सी चूक हो गई, सिस्टर ने कहा 12 नंबर लेना, उसने 13 नंबर उठा लिया और लेके चला गया, अब वहाँ गड़बड़ हो गई. तो बिफोर ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट असेस करिए. नेक्स्ट, बिफोर प्रोवाइडिंग मील्स, जब भी भोजन दे रहे हैं तब भी देखिए. एट एवरी हैंड ऑफ ट्रांसफर, जब भी आप अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे हैं, पेशेंट को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो भी सही से. वैन मैचिंग स्पेसिमेंट्स और रिजल्ट्स इन पेशेंट्स, अगर कोई स्पेसिमेन मैच कर रहे हैं तो, या उससे रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं. नेक्स्ट, आस्क पेशेंट टू स्टेट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसकी स्टेट और डेट ऑफ बर्थ को भी मार्क करें. नेक्स्ट इज मेडिकेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में एवरी राइट्स ऑफ मेडिकेशन, राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम. ये 5 चीज़ें जरूर फॉलो होनी चाहिए. राइट पेशेंट में यूज 2 आइडेंटिफायर्स, वेरीफाई एंड आइडेंटिफाई. राइट मेडिकेशन में चेक लेबल 3 टाइम्स. जब भी कोई मेडिकेशन दे रहे हैं उसको 3 बार चेक करें. वेरीफाई अगेंस्ट ऑर्डर, और जो आपकी जो बुक है जिसमें आपको मेंशन किया गया है, आपकी केस शीट है जिसमें मेडिकेशन मेंशन किया गया है, उससे मिला जरूर लें कि वही चीज़ है, कि कोई अलग तो नहीं है. फिर राइट डोज, कितनी डोज देनी है वो भी असेस होना चाहिए. कैलकुलेट केयरफुली, यूज अप्रूव्ड एप्लीकेशंस. राइट रूट, किस रूट से देना, आईवी देना, आईएम देना या सबक्यूटेनियस देना है, ये वेरीफाई करेक्ट रूट करें. नेक्स्ट, राइट टाइम, एडमिनिस्टर एट शेड्यूल टाइम. जब शेड्यूल टाइम है तभी देंगे. और नोट पैरामीटर्स, और क्या पैरामीटर्स पे हमने पेशेंट को दिया. सर इसको सर या तो ये बोर्ड सही करवा दी थी, इससे तो मेरी आंखों में मैं देख ही नहीं पा रही हूँ बोर्ड. क्यों? क्योंकि वो डबल डबल दिख रहा है ना, और वो देखो थोड़ा सा डम हो रहा है. जो मेन है उसको देखो, मतलब बहुत थोड़ा पीछे बैठ के देखो. हाँ. Next is anticoagulant, opioids, double check procedures, medications, use barcode scanning technology, avoid distraction during preparation,
document immediately after administration and never administer medication prepared by others. याद रखिएगा, कभी कोई दूसरे का बनाया हुआ प्रिपरेशन मत पेशेंट को इंजेक्ट करिए, नेवर एवर, चाहे कितना ही क्लोज आपका कॉलीग क्यों ना हो, क्योंकि इट कैन क्रिएट वन ऑफ द बिग ट्रबल फॉर यू एंड इसकी कोई माफ़ी भी नहीं होती, याद रखिए। नेक्स्ट, medications reconciliations में compare current medications with other orders medications, resolve discrepancies with prescriber, update list at every transition of care and provide accurate list of patients and discharge, include herbal supplement and OTC medication। तो इस तरीके से जब भी कभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो उसको हर एक चीज को मिला करके तभी उन चीजों को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए क्या करना है, हैंड हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, दैट इज अ फाउंडेशन। WHO 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, जब भी कभी पेशेंट को टच करें तो भी, बिफोर क्लीन एंड एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, अगर कोई बॉडी फ्लूइड पेशेंट का आपको टच हुआ है तो हैंड हाइजीन फिर दोबारा मेंटेन करें। आफ्टर टचिंग पेशेंट, कोई पेशेंट टच करते हैं तो भी, एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, जो पेशेंट है उसके सराउंडिंग में जैसे बेड रेल्स हैं, बेड की जो साइड किनारे हैं या कोई भी मार्जिन्स है या उसके लिनेंस हैं या उसका बॉडी पार्ट है, कुछ भी टच होता है तो आपको अपनी दोबारा हैंड हाइजीन मेंटेन करें। मेथड्स, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स, सोप एंड वाटर, और साथ में ड्यूरेशन 20 से 30 सेकंड के लिए जरूर करना चाहिए। लेकिन लोग इतना जल्दी भी करते हैं कि बस लिया थोड़ा सा हो गया, बट कुछ तो प्रोसेस ये हो कि आप सिस्टमेटिक जो आपका हैंड वॉश टेक्निक है उसको फॉलो करें और प्रॉपर स्क्रब करने का कोशिश करें। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, अप्लाई टू ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ डायग्नोसिस, सब में यूज करना है अपनी हैंड हाइजीन को। यूज एप्रोप्रिएट PPE, ग्लव्स, गाउन्स, मास्क एक्सेट्रा फॉर प्रोटेक्शन। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, जो भी इंजेक्शन लगाएं वो सेफ आपको अप्लाई करना है। रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ इटिकेट, आप जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है उसको मेंटेन करें। और कफ इटिकेट, कफ इटिकेट कहते हैं जो पेशेंट जैसे कफ करता है उसके लिए, या आप खुद भी करते हैं तो कफिंग के लिए ऐसा ना हो कि हाँ डायरेक्ट आप नहीं करें कि पेशेंट के ऊपर ड्रॉपलेट्स चले जाए उसके, या फिर एक बोलते हैं उसको वैम्पायर कफ, दैट इज कॉल्ड वैम्पायर कफ, यू कैन कफ इन दैट। जब कोविड के टाइम रहा होगा तो आपको बहुत सारा चीजें बताएंगे। मास्क लगा रहे मतलब ना, No. Mask तो आप लगाएंगे नहीं. In case you do not applying any mask, you can use this. Okay. Then respiratory hygiene, cough etiquette, environmental cleaning and disinfection, and safe handling of shafts. जो भी आपके पास shafts हैं उनको safe handle करें. फिर transmission based precautions में contact precaution, हमारे MRSA, VRE, ये सभी इसको बोलते हैं methicillin resistant Staphylococcus aureus, and this is vancomycin resistant enterococci. तो ये क्या है दवा? ये एक्चुअली जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग मेडिकेशन से रेजिस्टेंट होते हैं, अच्छा। उनके लिए मेंशन होता है। नेक्स्ट ड्रॉपलेट, जब जैसे एक्चुअली क्या है, जो अगर पहले से रेजिस्टेंट है कोई बैक्टीरिया तो वो आपके लिए और मुश्किल की स्थिति कर सकती है, क्योंकि वो जो मेडिकेशन पहले से दिया जा रहा था अब वो इफेक्टिव नहीं है, रेजिस्टेंट है, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक आपके लिए भी है, और जो वायरस या बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में उतना इफेक्टिव होगा नहीं होगा वो देखने की बात है। नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस में। नेक्स्ट एयरबॉर्न प्रिकॉशंस में जैसे टीबी, मीजल्स या कोविड-19, इसमें हम लोग N95 रेस्पिरेटर या नेगेटिव प्रेशर रूम को हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉल प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स। ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने जो पेशेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं उनमें अक्सर ये सुनने को आपको मिलता है कि पेशेंट बेड से गिरने की स्थिति होती है उसकी, तो फॉल रिस्क असेसमेंट में असेस ऑल पेशेंट्स ऑन एडमिशन एंड रेगुलरली, जब पेशेंट एडमिट हो उस समय भी और रेगुलरली भी उन पेशेंट्स को असेस करते रहें, क्योंकि कुछ की एक तरीके से टेंडेंसी भी इस तरीके से होती है, पेशेंट या तो बहुत एजिटेटेड होता है या बहुत मोबाइल होने की स्थिति में होता है तो वो फॉल डाउन होने के चांसेस, या फिर प्रॉपर कॉन्शियस नहीं है, या उसकी कोई एक्टिविटी इस तरीके की है या ब्रेन की एक्टिविटी ऐसी है कि वो कंफ्यूज्ड है और मूवमेंट बहुत करना चाहता है उस समय। रिस्क फैक्टर्स में क्या है, हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, पहले से गिरने की, एज मोर देन 65 है अगर, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट और कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजनल स्टेट है तो भी ये होगा, गेट और बैलेंस प्रॉब्लम, अगर चलने में या फिर उसके बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है, मेडिकेशंस में कोई सिडेटिव ड्रग्स या डाययूरेटिक्स कहते हैं
जो बॉडी में एक्सेसिव वाटर पार्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, अगर खड़े होने से अचानक से जिसको बीपी फॉल कर जाता है। यूरिनरी अर्जेंसी और इनकॉन्टिनेंस, जैसे पेशेंट खड़ा हुआ और उसको अचानक से ही अर्जेंसी हो जाए, यूरिन जाना पड़े या फिर ना रोक पाए, उस स्टेट में भी चक्कर आके वो गिर सकता है। विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने में दिक्कत, उसके कारण से इन्वायरमेंटल हजार्ड या कोई इस तरीके से। तो यूज स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, मोस्ट स्मॉल स्केल स्ट्रेटिफाइड। फॉल प्रिवेंशन इंटरवेंशन क्या करते हैं? एनवायरमेंटल सेफ्टी, कीप बेड इन लोवेस्ट पोजीशन, बेड को लोवेस्ट पोजीशन पे रखें। एंश्योर कॉलवेल विद इन रीच, पहुंच में रखें कॉलवेल को। क्लियर पाथवेज, रास्ते को क्लियर रखें। रिमूव क्लटर्स, जो भी गंदगी या कोई चीज रास्ते में रुकावट है उसको हटा के रखें। एडिक्वेट लाइटिंग, स्पेशली एट नाइट, रात में, इसीलिए जब भी पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, तो अगर प्राइवेट रूम में भी है तो भी, और अगर वैसे भी है तो भी लाइट्स जरूर ऑन रहती है, क्योंकि हम डार्क उस एरिया को नहीं कर सकते। नॉन स्लिप फुटवेयर, और पेशेंट नॉन स्लिप फुटवेयर यूज करें। ग्रैब बार्स एंड हैंडरेल्स रहे ताकि पकड़ के सही से चल सके। पेशेंट केयर में क्वालिटी अराउंड एवरी 2 आवर्स, उसकी क्वालिटी अराउंड हर 2 घंटे तक चेक करें। असिस्ट विद एम्बुलेंस, उसको अगर हो सके तो बाथरूम में या टॉयलेट्स में ले जाए ताकि खुद ही वो अगर केयरफुली जा पाए। मेडिकेशन रिव्यू और एडजस्टमेंट प्रॉपर हो। विजुअल आइडेंटिफिकेशन, येलो सॉक्स या ब्रेसलेट अलग से उसको रहे ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, पेशेंट और फैमिली दोनों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करना कि कैसे उनको फॉल से बचाया जा सके। नेक्स्ट, बेड पब्लिक चेयर अलार्म्स मैंने अप्रोप्रिएट, अगर जरूरत है तो इनका भी यूज हो। नेक्स्ट, सर्जिकल सेफ्टी, WHO चेकलिस्ट क्या है? साइंस इन बिफोर एनेस्थीसिया, पेशेंट आइडेंटिटी कंफर्म, जब भी कभी एनेस्थीसिया देना है तो पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोसीजर एंड साइट कंफर्म होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होना है और किस जगह पे होना है। फिर कंसेंट वेरीफाइड, कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट में भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन कराना है मीन्स आपने पहले अटेंडेंट्स को बुला करके बिठा करके केस के विषय में पूरी चीज़ें ब्रीफ की हुई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ब्रीफ किए हुए हैं। फिर एनेस्थेसिया से भी रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको भी आपने प्रॉपरली ब्रीफ किया हुआ और जितने भी उसकी मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं वो भी एक्सप्लेन्ड है। और वो अगर एक बार एक्सप्लेन होती हैं, दे आर विलिंग फॉर दैट, दे हैव टू गो फॉर साइन एंड देन द थिंग्स विल बी परफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑन हैंड फंक्शनिंग। पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स पेशेंट की और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें। नॉन एलर्जी डॉक्यूमेंटेशन, अगर पहले से एलर्जी है पेशेंट को तो ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मिस नहीं हो कि किसी चीज़ से एलर्जी, मान लो किसी स्पेसिफिक चीज़ से या किसी स्पेसिफिक इंजेक्शन से उसको एलर्जी है और हमने उसको नोट नहीं किया या मेंशन नहीं किया, क्योंकि पेशेंट से जैसा पूछेंगे वही बताएगा, वो मेंशन करेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई चीज़ छुपाता है तो सिग्नेचर भी इन्फॉर्म कंसेंट में देगा। और अगर उससे रिलेटेड मान लीजिए एक सिंपल सी बात है, हम गैस्ट्रिक इरिटेशन होने के लिए हमने एक रेनिटिडिन इंजेक्शन दे दिया पेशेंट को, लेकिन रेनिटिडिन से ही उसको एलर्जी थी और ओटी के अंदर कोई इशू क्रिएट हो गया या हॉस्पिटल के अंदर कोई इशू क्रिएट हो गया, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले से आपको एक्सप्लेन किया था तो आपको बताना तो चाहिए था। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट एयरवे। जब भी सर्जरी होती है बेटा, एनेस्थीसिया देने से पहले एयरवे जरूर चेक करते हैं, बेसिक प्रोटोकॉल होता है। एयरवे चेक इसलिए करते हैं इनकेस जब हम पेशेंट की सर्जरी करने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम स्पाइनली पेशेंट को देख करके सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से अगर पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए और हम पेशेंट को मेंटेन ना कर पाए तो फिर हमको पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया पे लेना पड़ता है। और जनरल एनेस्थीसिया में लेने के लिए हमें पेशेंट को एंटूबेट करना पड़ेगा, एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल करके उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। तो जस्ट फॉर दैट सेक वी हैव टू चेक ओरल एयरवे प्रॉपर, क्योंकि ट्यूब तो ओरल एयरवे के ही थ्रू जाएगी और अगर हमारा एयरवे हमने पहले से चेक नहीं किया था, नेक शॉर्ट है, पैसेज क्लोज है, तो फिर वहाँ मुश्किल हो जाएगी उस समय, क्योंकि दैट टाइम इज़ वेरी वेरी क्रूशियल और उसमें बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट होती है जहाँ पे काम करना बहुत टफ होता है जब पेशेंट श्रिंक कर रहा होता है। तो इसलिए पहले से अगर असेस्ड है, चेक्ड है और उस प्रोसीजर को करने में तो आपको मुश्किल नहीं होगी। या फिर पुराना कोई एस्पिरेशन रिस्क असिस्ट है, पेशेंट को पहले से एक बेटा समझिएगा। एस्पिरेशन क्या होता है? एक कंडीशन वो होती है जिसमें पेशेंट कोई भी नॉर्मल आदमी हो चाहे पेशेंट हो, कोई चीज़ अगर उसने खाया हुआ है और वो अचानक से वॉमिट हो जाए और वो ओरल कैविटी में आने के बाद लंग्स में चला जाए, तो इफ एनीथिंग विच गोज इनटू द लंग और द फूड मटेरियल और एनी लिक्विड पार्ट गोज इनटू द लंग इज कॉल्ड एस्पिरेशन। ठीक है, एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग।
वंस एनीथिंग गोज इनटू द लंग एक्सेप्ट एयर, हवा के अलावा कुछ भी अंदर जाएगा तो वो जान लेगा। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ खाते हैं हल्का सा कुछ चला जाता है, सडन गैग रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, मल्टीपल टाइम्स कफिंग होता है, जब तक वो चीज़ बाहर नहीं निकल जाती है आप रिलैक्स नहीं होते। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वन ऑफ द सेफ थिंग। रिस्क ऑफ ब्लड लॉस, या फिर कोई ब्लड लॉस का रिस्क है, पहले से कोई मेडिकेशन चल रहा है या कोई इस तरीके से कॉम्प्लोपैथी है, उस तरीके की कोई कंडीशंस हैं, तो वो चीज़ों का भी पहले से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये जो कंटेंट है ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, चाहे आप इस फील्ड में काम करें ना करें या इससे रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन कभी भी ये कंडीशन आपको इन चीज़ों के साथ में फेस करने को मिल सकती है। टाइम आउट बिफोर इंसिजन, ऑल टाइम मेंबर्स इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, जब भी कभी इंसिजन देना है तो अपनी टीम के मेंबर्स बताते हैं पेशेंट को, हम कौन है, ये डॉक्टर साहब है, ये स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय है, इस तरीके से। कंफर्म पेशेंट आइडेंटिटी प्रोसीजर साइड, पेशेंट की आइडेंटिटी ओटी में जाने के बाद भी कंफर्म होनी चाहिए। मल्टीपल चैनल्स पे कंफर्म हुई है, लेकिन अब जब हम इंसिजन लगाने जा रहे हैं तो ये वेरिफिकेशन मस्ट है कि भाई हम जो श्याम कुमार के ऊपर काम कर रहे हैं कि राम कुमार लेटे हुए हैं, सो दैट शुड बी वेरीफाइड। और उसके बाद प्रोसीजर और साइड भी आइडेंटिटी हो, फिर उसके बाद एंटिसिपेट क्रिटिकल इवेंट्स, और जो क्रिटिकल इवेंट्स होने हैं उनका एंटिसिपेशन भी होना चाहिए। सर्जन रिव्यूज क्रिटिकल स्टेप्स, एनेस्थीसिया रिव्यूज कंसर्न्स एंड नर्सिंग रिव्यूज स्ट्रेटजी, ये तीनों चीज़ें सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और नर्सिंग अपने अपने लेवल पे असिस्ट करते हैं। फिर एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सेस गिवन विदिन 60 मिनट, जो दी गई एंटीबायोटिक, और इसेंशियल इवेंटिंग, जब भी कोई केस होना होता है तो केस से पहले ही एक एंटीबायोटिक का शॉट दे दिया जाता है प्रोफाइल एक्सेस के रूप में, कि पहले से ही इन्फेक्शन को हम सेव करने के लिए पहले से बॉडी में एंटीबायोटिक की डोज जा चुकी है, ताकि अगर कोई सेप्सिस का पार्ट क्रिएट भी हो तो पहले से ही वो सेटल है। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स एड्रेस, अगर कोई क्वेश्चंस है या कोई चिंता है तो उसको एड्रेस करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज साइन आउट बिफोर पेशेंट लीव्स, प्रोसीजर रिकॉर्डेड करेंगे, जो भी प्रोसीजर हुआ है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। इंस्ट्रूमेंट, स्पंज, नीडल काउंट्स करें, जो भी प्रोसीजर में जितनी भी बेटा केसेस होते हैं उसमें जितनी भी डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, नंबरिंग होती है और रिटर्न में होती है। मीन्स अगर आर्टिफोर्सेप यूज हुई है तो उसमें मेंशन है 5, तो बाद में जब रिवर्ट कंप्लीट होने के बाद वो 5 आर्टिफोर्सेप यूज्ड या अनयूज्ड आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर नहीं एक मिल रही है तो वेयर इट इज मिसिंग, सो मेक इट श्योर वेयर इट वेंट, कहाँ गई, स्पंज है या नीडल है, ये सारी चीज़ों का आपको असेसमेंट। नेक्स्ट, स्पेसिमेन लेबल्ड करेक्टली, फिर सर्जरी के बाद जो स्पेसिमेन निकला, जो चाहे मांस का जो टुकड़ा आप निकालते हैं बायोप्सी के लिए या किसी और जांच के लिए, तो उसको प्रॉपर जिस तरीके से कलेक्शन बैग है उसमें रखना है, और फिर लेबलिंग प्रॉपर होगी। लेबलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और क्या इन्वेस्टिगेशन होना है वो मेंशन होना चाहिए। फिर सर्जन, एनेस्थीसिया, नर्सिंग रिलीफ क्या है, की कंसर्न फॉर रिकवरी, पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट प्लान एंड व्हाट वेंट वेल कुड इम्प्रूव, ये सारी चीज़ें ये डॉक्टर्स और नर्सेस मिलकर के रिलीव करते हैं। नेक्स्ट इज इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड रूट कॉज एनालिसिस, अगर कोई इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, वेट टू रिपोर्ट एडवर्स इवेंट्स कोई है सर्जरी के बाद, हार्म अकर, नियर मिसेस कुछ ऐसा जो आगे हो, हैजार्डस कंडीशन या इक्विपमेंट माल फंक्शंस या प्रोसेस फेलियर, तो अगर कुछ भी है तो वो मेंशन करना है। फिर रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स क्या है, रिपोर्ट इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे में रिपोर्ट करिए। बी फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल मतलब जो चीज़ जैसा है वैसा ही बताइए, उसको घुमाने की जरूरत नहीं, फैक्ट्स के साथ बात करिए, प्रॉपर बात करिए। फोकस ऑन व्हाट हैपेंड नॉट हु, इस बात पे ध्यान दीजिए कि फोकस ऑन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, किसने किया, इस पे नहीं, वो तो सेकेंडरी पार्ट है, बट प्राइमरली ये जरूर पता हो कि क्या हुआ। नेक्स्ट, इंक्लूड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, और इसके साथ साथ क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। मान लीजिए लाइट चली गई, उसकी वजह से कोई चीज़ इशू हो गया, उतनी देर में पता चला कि उसकी वजह से जो मेन डिवाइस थी वो भी बंद हो गई, उस बंद होने से दूसरी कोई चीज़ साथ में बंद हो गई, उसके कॉम्प्लिकेशन में ये हो। सो दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट इज नॉन प्यूनिटिव एनवायरनमेंट, कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट ना हो जिससे काम करने में दिक्कत हो, या कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोटेक्टेड, जो भी आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन थी। ओटी का एक रूल होता है कि ओटी या इस तरीके के केसेस में, या जो इमरजेंसी है या फिर सीसीयू है या इस तरीके के डिपार्टमेंट में, जो चीज़ें अगर वहाँ पे कोई ऐसी हुई हैं जो आपके ही लेवल पे असेस होनी है, तो उसको सेल्फ लेवल पे असेस करके मैनेज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने उसको इग्नोर किया तो फिर चीज़ें बाहर निकल करके आपके लिए लीगल कॉज पे जा सकती हैं।
सो इसलिए आप एनी हाउ अगर कोई मिस्टेक हुई भी है या कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आप मैनेज करने में कुछ इशू हुए, लेकिन अगर आप आगे मैनेज कर ले जाते हैं तो एवरीथिंग विल बी सेटल्ड डाउन। ठीक, सो उसको इग्नोर नहीं करना है, ना उसको ऐसा करना है कि हम छुपा के आगे नहीं करना है, क्योंकि छोटी भी सी चीज़ आगे चल के बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा है। रूट कॉज एनालिसिस, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस इवेंट्स। क्या करना है? असेंबल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बनानी होती है। गैदर डेटा एंड एविडेंस। आप सारे डेटा और एविडेंस को इकट्ठा करेंगे। मैप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, आइडेंटिफाई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, डिटरमाइन रूट कॉज, आस्क व्हाई 5 टाइम्स। क्यों हुआ ये 5 बार आपको कंफर्म करना चाहिए। डेवलप एक्शन प्लान। आगे क्या करना है? इंप्लीमेंट चेंजेस। अब जो हुआ है उसको इंप्लीमेंट करना है कि आगे से चीज़ें ना हो। फिर मॉनिटर इफेक्टिवनेस, और उसको इफेक्टिव तरीके से मॉनिटर करें कि अगले स्टेप्स पे अब आगे कभी ये चीज़ ना। फोकस सिस्टम फेलियर्स नॉट इंडिविजुअल फेलियर। ये लाइन याद रखें। लेकिन जब कभी आप अधिकारी बनिएगा तब के लिए है, स्टाफ के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ब्लेम लगता है। लेकिन फिर भी जो अगर ऊपर के अधिकारी हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अगर दे आर सो गुड एंड कॉन्शियस विद देयर माइंड, दे हैव टू थिंक दैट the humans are the ability or the quality just to do some errors. इंसान बना ही ऐसा है कि उससे गलतियां हो सकती हैं। Everybody is in that situation. कोई भी परफेक्ट नहीं वर्ल्ड, बट either it is manageable or not manageable. That is important. अगर मैनेजेबल है तो फिर उसको मैनेज करना चाहिए। अगर नहीं मैनेजेबल है तो फिर आप जो बेस्ट कर सकते हैं आखिरी समय तक वो जरूर करिए, और अपनी उस गलती के लिए आप एक्सेप्ट करिए कि आपसे गलती हुई। याद रखिएगा, मेडिकल में सब चीज़ के लिए आपको एक्सक्यूज़ है, बट नेग्लिजेंसी के लिए एक्सक्यूज़ नहीं है। लापरवाही की कोई माफ़ी नहीं। बट उसके बाद भी अगर आप अपॉलॉजी करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, आप अपनी कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं, बट जेन्युइन एक्सप्लेनेशन है तो वो कहीं ना कहीं एड्रेस की जाती है। ठीक है, एक मेडिकल पर्सन जो होता है अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ में लगाता है, उसका सब कुछ दांव पे लगा होता है, और एक छोटी सी चूक उसके पूरे करियर के लिए क्वेश्चन मार्क होती है। अलग अलग सेगमेंट्स में इस तरीके की चीज़ें नहीं, लेकिन मेडिकल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया जाता है और फोर्स भी दिया जाता है। तो मैं इसलिए आप लोगों को गाइड करूँगा और ये मेंशन करूँगा, इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपसे कोई चूक आपकी ना हो। कोई टेक्निकल है, कोई पॉजिटिव है, कोई अदर फैक्टर्स है, दैट इज थिंग, बट आपको पॉइंट ये है कि अगर मान लो जैसे पेशेंट बार बार वॉमिट कर रहा है, आपको उसको जाकर के अटेंड तो करना चाहिए, आपको उसको एश्योर तो करना चाहिए, डॉक्टर से बात करके मेडिकेशन तो देना चाहिए। बट यू आर सिटिंग ऑन चेयर एंड द कैमरा इज वर्किंग ऑन द पेशेंट इज vomiting continuously and so much vomit has come out, and at some time he is being fallen down and collapsed. So who is responsible? So that is important. So we have to take care and do some necessary actions for that. Next is outcome. Sustainable improvement to prevent recurrence. और अगर हम sustainable improvement करते हैं तो दोबारा होने से उस conditions को हम रोक सकते हैं। Next is technology in risk management. इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स अब सारे देश में लगभग हैं और लगभग वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें यूज होती हैं। सारा जितना भी डेटा है वो सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा के फॉर्म में मिलता है। बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अभी उतना हम लोग का उतना नहीं है, लेकिन बड़ी लेवल्स पे बारकोड के ही थ्रू सारा काम हो रहा है। अगर बारकोड आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर वो चीज़ें दे दी जाती हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, एक्यूरेसी काफ़ी आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्मार्ट इन्फ्यूजन पंप। अभी आने वाले समय में बहुत सारे स्मार्ट इन्फ्यूजन आ गए। इन्फ्यूजन पंप के थ्रू हम पेशेंट्स को मेडिकेशन या कोई भी ऐसी ड्रग्स या फिर कोई न्यूट्रिशनल थेरेपी, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं और वो कंट्रोल मोड में चलती है। मान लीजिए कोई चीज़ आपने 50 ml सिरिंज में उसको 2 ml पर आवर पे सेट कर दिया कि भाई 2 ml पर आवर पे वो चीज़ डोज जानी इतना इतना, तो वो उतना ही आप पेशेंट को डिलीवर करते हैं और उसके हिसाब से आप उसके बेनिफिट्स लेते हैं। फिर अदर सेफ्टी टेक्नोलॉजीज में जो पेशेंट अनकॉन्शियस मोड में रहते होंगे, जो भी चाहे कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस हो, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमको कंट्रोल मोड में देनी ही होती हैं, तो वो हमारे लिए भी बेहतर है। और हमारे सबसे बड़ी कंट्रोल मोड देने से बेनिफिट ये होता है हम चीज़ों को मॉनिटर और असेस सही से कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन होती है। मान लीजिए कभी थोड़ी बहुत भी कम ज़्यादा की कोई स्थिति नहीं होगी, अगर 2 ml है तो 1 घंटे में 2 ही ml मेडिसिन जानी, ये क्लियर है। अब उसके रिस्पॉन्स क्या आने हैं वो मॉनिटर पे शो हो रहे हैं। कोई चेंज है तो हम उसके हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं या सेम चला सकते हैं।
और कब तक चलाना है, हम कंडीशंस को मॉनिटर करते रहेंगे। अगर कंडीशंस हमारी बेटर हो गई, पेशेंट इंप्रूव हो गया, सेटल हो गया, तो हम धीरे धीरे करके उसको विड्रॉ करने के भी हमारे पास चांसेस रहेंगे और बढ़ाने के भी। मान लो 2 ml पे था, हमने उसको 0.5 माइनस कर लिया, 1.5 पे कर लिया, 1.5 से 1 पे कर लिया, 1 से 0.5, धीरे धीरे ग्रेजुअली करके पेशेंट मेंटेन करने लगा, हमने विड्रॉ कर लिया। फिर भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, अगर उसके समय मेंटेन रहता है तो फिर जरूरत भी दोबारा। सो इट इज़ बेटर देन। फिर पेशेंट फैमिली इंगेजमेंट, पेशेंट्स एज पार्टनर्स इन सेफ्टी। ऑब्वियस है, पेशेंट के अगर फैमिली मेंबर्स उनके साथ इंगेज हैं तो बहुत सारी आपकी खुद की मुश्किलें दूर रहेंगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, अगर वो हम मेंटेन करें तो उसमें पेशेंट को हाउ टू इंगेज पेशेंट्स, एनकरेज क्वेश्चंस एंड बातचीत करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेशेंट के साथ अगर हम मिक्स होकर के थोड़ा सा रहें तो बहुत सारी कंडीशंस हमारे फेवर में और हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल होगी। एंड पेशेंट सेफ्टी एजुकेशन टिप्स, know your medications, speak up something, verify your identity. These are the things that we can understand and explain to the attendants. Next is measuring safety performance. Key safety metrics में outcome measures, healthcare associated infections, patient fall rates, medications, ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं उसका मेजरमेंट सही से होना चाहिए। एंड प्रोसेस measures, hand hygiene complications, मेडिकेशन रिकॉल, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये बड़े हॉस्पिटल्स में इन चीज़ों की केयर होती है और मेंटेनेंस होता है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर होती है। अगर हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आउटकम, सबसे बड़ी बात यह है कि आउटकम सबसे अच्छा आपको मिलता है। अगर कोई चीज़ एप्लीकेशंस मेंशन की गई है, रूल्स रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं और उसको प्रॉपरली हम मेंटेन करके चल रहे हैं तो टीम के ऊपर भी दबाव कम होगा, पेशेंट के ऊपर भी दबाव कम होगा और मैनेजमेंट के ऊपर भी दबाव कम होगा। हर चीज़ें स्ट्रीमलाइन है, सिस्टमेटिक है, एक प्रोटोकॉल बना है, उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको गुड रिजल्ट्स ही मिलेंगे, उसमें कोई इश्यूज नहीं। ठीक है, बोलते फाइनली कंक्लूजन यही है कि पेशेंट सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी जिम्मेदारी है पेशेंट की सेफ्टी, फ्रॉम लीडरशिप टू फ्रंट लाइन स्टाफ, मतलब अपर लोअर स्टाफ से लेकर अपर मैनेजमेंट के लेवल तक। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन एंड सिस्टमिक मिटिगेशन, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स एंड चेकलिस्ट, ये भी जो चीज़ है प्रोटोकॉल्स और चेकलिस्ट आप अगर मेंटेन करते हैं तो वेरिएशंस और प्रिवेंशन ऑफ एरर्स को आप रोक सकते हैं। अ कल्चर ऑफ सेफ्टी प्रमोशन, ट्रांसपेरेंसी, लर्निंग एंड कंडीशन इंप्रूवमेंट, ये चीज़ें कर सकते हैं। साथ में इंगेज पेशेंट्स एंड फैमिलीज एज एक्टिव पार्टनर्स इन देयर सेफ्टी, तो फैमिलीज को या जो एक्टिव पार्टनर्स हैं उनको उनकी मैनेजमेंट में इंगेज करके रखेंगे तो हर हाल में आपको बहुत सारी एक तरीके से सुलभ होगा चीज़ों को मैनेज करना। और सेफ्टी का जहाँ तक बात है, आपकी जिम्मेदारी लगभग आधी हो जाती है उस जगह पे अगर वो लोग साथ में रहते हैं। ठीक है।